हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है एनवायरनमेंट ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी। ये हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज़ है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट इसके ऑलरेडी करवा चुके हैं। आज जो मैं पार्ट करवाने जा रहा हूँ वो है 5th पार्ट। इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स करवाए थे काफ़ी अच्छे अच्छे करवाए हैं। मैं काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ वो है साइट्स COP18 के बारे में। इससे पहले जब आप पार्ट 4 देखेंगे उसमें मैंने UNFSSC के बारे में बताया, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया और COP25 के बारे में बताया। वो जो COP25 था वो दूसरा था। मतलब कॉप क्या, एक तरीके की मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, मीटिंग है, कोई भी करवा सकता है। वो तो UNFSSC की थी, वो ये साइट्स की है। तो ये COP18, आप कंफ्यूज नहीं होना है। कॉप की अलग अलग मीटिंग्स भी होती हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बेसल कन्वेंशन भी होते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन भी होते हैं। वो अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग कॉप मीटिंग होती है, तो आपको किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये टॉपिक है वो है साइट्स COP18 के बारे में। न्यूज़ में रहा है, ठीक है। अब न्यूज़ में क्यों रहा है? 18th मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो किसके अंडर में आता है? टू द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो साइट्स की फुल फॉर्म है वो क्या है? कन्वेंशन है, एक तरीके का कन्वेंशन है, एक तरीके का रिटन, एक तरीके का लॉ है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। किसी किसके लिए? एक इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, किसका? इंडेंजर्ड स्पीसीज का। वो स्पीसीज जिनकी अमाउंट इस अर्थ पे कम है, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई है, जो खतरे के रेंज में है। एंडेंजर्ड स्पीसीज किसका? ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो फ्लोरा, चाहे वो प्लांट्स हो। तो दोनों के केसेस में बात कर रहा है ये। तो साइट्स की फॉर्म याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पे हुई थी ये? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी मीटिंग। 18th मीटिंग हुई थी, तभी इसका नाम क्या है? COP18। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्या था न्यूज में आया था? तो क्या था, जो इंडियन स्टार टर्टोइज हैं या फिर स्मूथ कोटेड ऑटर्स हैं या एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर्स हैं, ये जानवर हैं। देखिए इनके डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऊपर दिख रहा है स्टार 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 टर्टोइज है ये ऊपर, और ये है कोटेड कोटेड ऑटर है ये, ठीक है। ये सारे इसमें लिखे हुए हैं नाम। द इंडियन स्टार टर्टोइज, इंडियन स्टार टर्टोइज है ये। स्मूथ कोटेड ऑटर है, ठीक है ये। अब इसके बारे में देखते हैं क्या कह रहे हैं। वॉज अपग्रेडेड टू साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट। इन्हें क्या करा गया? इन्हें है ना साइट्स की अपनी 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 एक अपेंडिक्स है, मतलब अपनी एक लिस्ट है जिस जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब कि अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अपेंडिक्स फर्स्ट में लाने का कारण ये रहता है हमेशा कि जिस जिस ऑर्गेनिज्म को या जिस एनिमल को या जिस प्लांट को हम साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में लेके आ रहे हैं, इसका मतलब उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। वो हायर रिस्क पर है कि वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, काफ़ी जल्दी वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उन पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए उन्हें किस लिस्ट में डाल दिया जाता है? अपेंडिक्स फर्स्ट की लिस्ट में। तो किन किन को डाल दिया गया है? स्टार टोर्टोइस को, स्मूथ कोटेड ऑटर्स को, या फिर एशियन एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर्स को साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में डाल रखा है। गिविंग इट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। देखा आप क्या करना है उन्हें? हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर आपने वो प्रोटेक्शन नहीं दी उन्हें तो वो वाइल्ड लाइफ में खत्म हो जाएंगे और उनकी उनकी एक भी ऑर्गेनिज्म बचेगा नहीं, ठीक है। और कमर्शियल ट्रेड भी उनका खत्म करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार टॉर्टोइज हैं या फिर ऑटर्स हैं, इनके इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से काफ़ी कमर्शियल ट्रेड होता है, इनका बिजनेस होता है मार्केट में, तो वो चीज़ों को रोकना पड़ेगा, ठीक है। टोके गीको, जो एक टोके गीको है, गीको एक तरीके की छिपकली होती है, ये देखिए, दिख रही है पिंक पर्पल कलर शेड में, तो गीको है ये। क्या नाम है इसका? टोके गीको, और गैको, गैको भी बोलते हैं इसे। एंड 18 स्पीसीज ऑफ शार्क एंड रेज वॉज इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर अपेंडिक्स फर्स्ट। अब ये टोके गीको है, यहाँ पर देख रहे हैं आप इसे, इसको अभी अपेंडिक्स सेकंड में डाल दिया गया है। और काफ़ी सारी स्पीसीज हैं, शार्क की हो गई, चाहे रे फिश की हो गई, फिश हैं ये, उनको भी अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनका भी क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बहुत इलीगल मार्केट में काफ़ी इनका बिजनेस हो रहा है। आप देखिए यहाँ डायग्राम देखेंगे तो ये देखेंगे आपकी गीको का इधर इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से भी कह सकते हैं मार्केट चलता है वाइल्ड लाइफ का, क्योंकि ये चाइनीज मेडिसिन में बहुत काम आती हैं। तो देख रहे हैं आप, इन्हें ड्राई करके, मार के, सुखा के इन्हें मार्केट में बेचा जाता है। देख रहे हैं आप कितनी सारी हैं। तो ये एक तरीके का मार्केट हो गया। तो इससे भी रोकना है, इलीगल तरीके से रोकना है, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकना है इस तरीके से। वरना अगर इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में अगर होता रहा काम तो ये एक दिन आके स्पीसीज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो टोके गीको है इसको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है।
गीको इज यूज्ड इन चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, मैंने बताया कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी गीको का इस्तेमाल करा जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी सुखा के उसे प्रिजर्व इन अल्कोहल, अल्कोहल में प्रिजर्व रख करके भी बेचा जाता है मार्केट में। जिराफ हैज बीन अकॉर्डेड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनरेगुलेटेड ट्रेड, जिराफ का भी जो ट्रेड है, बिजनेस है, उसको भी रोकना पड़ेगा। स्किन के लिए, स्किन बेचते हैं या मार्केट करते हैं लोग जिराफ का, तो उसको भी रोकना पड़ेगा। इट इज प्लेस्ड इन अपेंडिक्स 2, इसको भी किस में डाल दिया गया? अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। अब हम थोड़ा इसके अपेंडिक्स के बारे में भी देखेंगे। पहले थोड़ा साइट्स के बारे में देख लेते कि है क्या साइट्स। साइट्स एम्स एट रेगुलेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पेसिमेन, ये क्या रेगुलेट करता है? इंटरनेशनल ट्रेड। आप इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज में कोई भी स्पीसीमेन का, स्पीसीज का ट्रेड हो रहा है जो कि एंडेंजर्ड एनिमल्स या प्लांट है, उसको रोकते हैं ये, उसको मॉनिटर करते हैं, एक्सपोर्टेशन कर उसका रोकते हैं। ट्रांसशिपमेंट अगर हो रहा है या कोई इंसान उसे रख के बैठा है, मतलब अपने अपने खेलने की तरीके से आप रखे हुए हैं, जैसे कि आप पेट पालते हैं तो लोग शेर पाल रहे हैं, है ना, इन एनिमल्स को पाल रहे हैं, तो ये थोड़ा तरीका गलत है, तो उसको भी ये रोकते हैं, उस मार्केट को भी ये रोकते हैं। Cites was drafted after a resolution was adopted at the meeting of the members of International Union for Conservation of Nature। IUCN की मीटिंग में तब ये साइट्स का ड्राफ्ट करा गया था 1963 की मीटिंग में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन 1963 की जो मीटिंग हुई थी, उस रेजोल्यूशन में साइट्स के बारे में बात करा गया था, ड्राफ्ट करा गया था साइट्स के बारे में कि इस तरीके से हम एनिमल्स की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। साइट्स के 3 अपेंडिसेस होते हैं, हम देख लेते हैं पहले। यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखिए अपेंडिक्स फर्स्ट में वो स्पीसीज आती हैं जो थ्रेटेंड है, उनका एक्सटिंक्शन होने पर, मतलब उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, उनका अमाउंट बहुत कम है, अगर ज़्यादा हम उन्हें ऐसे यूज़ करेंगे या उनका ट्रेड करेंगे या उन्हें हम इसी तरीके से मार्केट करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इन वाइल्ड टेकन स्पेसिमेन इज जनरली प्रोहिबिटेड। तो आप देख रहे हैं जो भी जंगलों से ये जंगलों से एनिमल्स लिए जा रहे हैं उनको प्रोहिबिट करा जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट उनका रोका जा रहा है। 3% इसमें जो स्पीसीज है वो इंक्लूडेड है साइट्स की लिस्ट अपेंडिक्स फर्स्ट में, ठीक है। अपेंडिक्स 2 क्या है? स्पीसीज नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन बट फॉर विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल। देखिए अपेंडिक्स 2 में वो आते हैं कि ठीक है जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते अभी, ठीक है, मतलब एक्सटिंक्शन की थ्रेड पर नहीं है, थ्रेट पर नहीं है, बट अगर आप उसी तरीके से उसका मार्केट करते रहोगे तो कभी ना कभी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे ना, खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उनके। तो बस वो वाले एनिमल्स जो एक्सटिंक्शन की थ्रेड पर नहीं है, एक्सटिंक्शन की लेवल पर नहीं है, बट उनका मार्केट रोकना है, उनका ट्रेड कंट्रोल करना है। इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड इज अलाउड बट रेगुलेटेड। इसमें क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो अलाउड तो है, आप कर सकते हो, बट रेगुलेटेड फॉर्म में, लॉज के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप लेके जा रहे हो। तो ये सेकंड केसेस में कौन से एनिमल्स आ सकते हैं? ज़्यादातर चांसेस उनके रहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च करना है किसी एनिमल के ऊपर या किसी मेडिसिन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका ट्रेड करना पड़ ही जाता है, ठीक है। थर्ड अपेंडिक्स में कौन से आते हैं? स्पीसीज फॉर विच अ कंट्री इज आस्किंग पार्टीज टू हेल्प विद इट्स प्रोटेक्शन। थर्ड में वो उनको रखा जाता है जिसमें पार्टीज उन्हें इंक्लूड नहीं करा, पार्टीज से बात करी जाएगी, फिर उनके प्रोटेक्शन को इंक्लूड करा जाएगा इसमें कि हाँ भाई हमें दिख रहा है कि इसके चांसेस 10-20 साल में इस प्लांट के XYZ या कोई भी एनिमल XYZ उसके चांसेस ऐसे हैं कि वो खत्म हो जाएगा, मतलब वाइल्ड लाइफ में खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं, तो उसको लिस्ट में डालना है। तो वो कौन से आते हैं? पहले अपेंडिक्स थर्ड में आते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड उनका परमिटेड रहता है कि हाँ मार्केट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अमाउंट बहुत है, वो ज़्यादा थ्रेटेड नहीं है, लीस्ट कंसर्न पर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिएगा, अपेंडिक्स फर्स्ट में एग्जांपल्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, टाइगर रिजर्वेशन, टाइगर रिजर्व बहुत चलते हैं इंडिया में, बहुत चलता है कि टाइगर्स को बचाना है। हिमालयन ब्राउन बेयर हो गया, बियर्स हो गए, उन्हें बचाना है। एलिफेंट हो गए, या फिर एंटेलोप्स हो गए, हिरन एंटेलोप होते हैं, तिब्बतन एंटेलोप हिरन टाइप के होते हैं, ठीक है, उन्हें भी प्रोटेक्शन देनी है, तो उन्हें किस में रखा जा रहा है? अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा जा रहा है। अपेंडिक्स 2 में किसको इंक्लूड करा जा रहा है? जैसे कि हिप्पोपोटेमस होता है, ठीक है, या फिर बिग लीफ महोगनी लीफ है, प्लांट के बारे में, या फिर ग्रे वुल्फ, उनको भी रखा जा रहा है अपेंडिक्स 2 में। और अपेंडिक्स 3 में रखा जाता है वॉलरस हो गए, हॉफमैन्स टू टोड स्लॉथ हो गया, स्लॉथ बियर होते हैं, ठीक है, या फिर रेड ब्रेस्टेड टोकन हो गया। तो ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिन्हें अपेंडिक्स थर्ड में रखा गया है। तो समझना, आप थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, इसमें आप समझ जाएंगे ये क्या है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कुसुम स्कीम के बारे में। ये बहुत छोटी सी स्कीम है, इसलिए मैंने इधर मेंशन करा है।
बट इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठा के दे देते हैं, रिसेंट में ही आया हुआ है इसलिए मैंने मेंशन करा है। कुसुम, कुसुम की पहले आप फुल फॉर्म समझेंगे क्या है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री की लिस्ट में है, मतलब प्रधानमंत्री जी के नाम पर है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान की ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करनी होती है, ऊर्जा माने एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर क्रॉप एग्रीकल्चर प्लांट्स कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स कर रहे हैं, तो उन्हें और ऊर्जा की ज़रूरत है, वाटर्स की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए वो नाम दिया हुआ है ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा देना, ऊर्जा की सुरक्षा करना, मतलब कि सोलर, बेसिकली सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। एवं उत्थान महाअभियान, और उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम बनाई गई है। किसके अंडर में? प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। ठीक है, नाम है इसका पूरा। बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे इसमें, तो क्या है, इंडिया इज कमिटेड टू इंक्रीज द शेयर ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। इंडिया का क्या है, 2030 तक हमें क्या करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स का परसेंटेज, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक पावर की कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। कितने? 40% 2030 तक। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स क्या होता है? एक तो होता है फॉसिल फ्यूल सोर्स और एक होता है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। फॉसिल फ्यूल वाले सोर्स वो होते हैं जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, जो एज अ फॉसिल फ्यूल की तरह हमें अर्थ के अंदर मिलते हैं और उन्हें हम यूज करते हैं, जो एक टाइम पर आके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो खत्म हो जाते हैं, मतलब डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वो नहीं होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे वो। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? फॉसिल फ्यूल। अब ये वाला है किसकी बात कर रहे हैं? नॉन फॉसिल फ्यूल। नॉन फॉसिल फ्यूल्स में क्या होगा, जैसे कि विंड हो गया, सनलाइट हो गई, सोलर पैनल्स हो गए, आप समझ सकते हैं, विंड एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, ये सब होते हैं। तो ये किस में आते हैं? नॉन फॉसिल फ्यूल। तो यही बात कही गई है कि भारत में, इंडिया में 2030 तक 40% तक नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ा देनी है आपको, इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, लार्ज स्केल सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड, बहुत बड़े तादाद में सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इंस्टॉल करे जा रहे हैं। जो क्या टारगेट रहेगा उनका, 2022 तक ये टारगेट रहेगा कि 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर जनरेशन वो प्रोड्यूस कर सके, मतलब कि 100 गीगावाट, गीगावाट का एक एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, इसकी मतलब प्रोडक्शन की यूनिट है सोलर पावर्स की। तो 100 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन आप जनरेट कर सकें 2022 तक, भारत की बात चल रही है। It has also been planned to simultaneously develop decentralized solar energy and other renewable energy generation plant of capacity up to 2 megawatt। इसके साथ साथ क्या चल रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड करे। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब आपको समझना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी पावर है, आप समझ रहे, सत्ता, पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटी होती है, तो आपने उसमें एक वर्ड सुना होगा सोशल साइंस में, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो पावर का डिवीजन होता है वो इस तरीके से हो कि पावर सेंटर के हाथ में भी हो और थोड़ी पावर स्टेट के हाथ में भी हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि सारी पावर सिर्फ सेंटर के हाथ में या सारी पावर सिर्फ स्टेट के हाथ में, नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का डिवीजन। डिवीजन कैसे? स्टेट को भी पास भी पावर है और सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, उससे कम स्टेट के पास है, फिर उससे कम पंचायती राज है। इस तरीके से पावर का डिवीजन होता है, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। तो इसके अंदर यही था कि डिसेंट्रलाइज करा जाए सोलर एनर्जी का भी, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि स्टेट और सेंटर मिलके काम करेगा। अगर सेंटर को जरूरत पड़ रही है एनर्जी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा या सोलर पैनल लगाने की, तो सेंटर उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज करे सोलर एनर्जी को एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, और दूसरी तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। रिन्यूएबल आप समझ सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी होती है एक तरीके की और एक होती है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल माने शब्द का मतलब है रीन्यू, दोबारा से बन जाना। तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कौन से होगा? सोलर एनर्जी हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, ठीक है, टाइडल एनर्जी हो गई, ये सब किस में आते हैं? रिन्यूएबल में। और नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकती, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये दोबारा नहीं बन सकता ऐसे एनर्जी। ठीक है, तो ये भी कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज करा जाए सब तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को, जिसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है? 2 मेगावाट तक, विच कुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू एग्जिस्टिंग सबस्टेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जो सीधे क्या करें, सीधे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती हैं, डिस्कॉम्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रहे उनका। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ये वाली बात। चौथा पॉइंट क्या है? सच प्लांट्स नियर दीज सबस्टेशंस में बी डेवलप्ड प्रेफरेबली बाय फार्मर्स। देखिए किसके द्वारा बनाए जाएंगे वो सबस्टेशंस? फार्मर्स के लिए और फार्मर्स के द्वारा, गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज देयर इनकम बाय यूटिलाइजिंग देयर बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड।
क्या करेगा उससे ना, फार्मर्स की इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा, जैसे कि वो उनका बैरन और अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको भी, उसको क्या करें, उसको एज ए उसको यूज कर सके किस फॉर्म में, वहां पर सोलर पैनल्स या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा सके। तो समझ रहे हैं, फार्मर्स क्या करेंगे, जो उनका बैरन लैंड है या अनकल्टिवेटेड लैंड है वो गवर्नमेंट को दे देंगे, जिससे वो क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, सोलर पैनल्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का वहाँ पर प्लांट का इंस्टॉलेशन करेगी, जो किसको हेल्प करेगा, फार्मर्स को ही हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Besides developing decentralized renewable power, it is planned to replace agricultural diesel pump। ये क्या कर रहा है, क्या रिप्लेस कर रहा है इस स्कीम के अंडर, कि एग्रीकल्चरल डीजल पंप जो होती है, वो मशीन, वो पंप जो डीजल के द्वारा चलती है, जैसे जनरेटर आप चलाया, जनरेटर से पंप चलते हैं, सबमर्सिबल्स होते हैं वो चलते हैं, विद सोलर वाटर पंप, उसको किससे कन्वर्ट करा जाएगा, सोलर वाटर पंप से। ऐसी पंप जो पानी पंप समझते हैं आप, पानी को निकालेंगे, पंप का काम है, ठीक है। तो ऐसे पंप जो किसके द्वारा चले, सोलर एनर्जी के द्वारा चले, उसको इंस्टॉल करा जाए। एंड सोलराइज ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप, और वो क्या करे, एक ग्रिड कनेक्शन के साथ, मतलब कि ग्रिड कनेक्शन भी हो, सोलराइजेशन का ग्रिड कनेक्शन हो। बेसिकली मतलब ये हो गया कि सोलर प्लांट्स जो हैं वो एक जगह उनका स्टेशन होगा जहां पे ग्रिड्स होंगे बहुत सारे, वहां पर एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। ऐसे पंप्स बनाए जाएं, तो जहां एनर्जी स्टोर होगी, जब जरूरत पड़ेगी सोलर एनर्जी होगी, जब जरूरत पड़ेगी तब फार्मर्स को मिलेगी और वो उससे पंप चलाएंगे और वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप बात। सोलराइजेशन ऑफ द पंप कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ दीज पंप्स ऑन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम पंप जो है उनका सोलराइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि उन्हें हम सोलर प्लांट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं पंप्स को, तो उससे क्या होगा, जो फार्मर्स की डिपेंडेंसी है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पर। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी समझिएगा, एक होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वही बात है, कन्वेंशनल जो रेगुलर बेसिस पे चीजें यूज होती है, जो आपको इजीली मिल जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इजीली मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स। और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, जो इजीली हमें नहीं मिलता, मतलब इंडिया में इतनी इजीली नहीं मिलता, गांव वगैरह में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह पर है, जैसे कि सोलर प्लांट्स हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टाइडल प्लांट्स हो गए, विंड मिल्स हो गए, ये सब। ठीक है, तो ये किस में आता है, नॉन कन्वेंशनल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सोलराइजेशन से क्या होगा, जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उससे पंप नहीं चलेंगी, पंप किससे चलेंगी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ। ठीक है, हेंस कुसुम वाज लॉन्च्ड इन फरवरी व्हिच हैज प्रोविजन फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो कब भी लॉन्च हुआ था, फरवरी में हुआ था, जिससे कि उसमें क्या था, प्रोविजन क्या था, वही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझने वाली बात है। 3 कंपोनेंट्स में पूरा कुसुम स्कीम को डिवाइड कर दिया गया। कंपोनेंट फर्स्ट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए क्या कहता है, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स ऑफ कैपेसिटी 500 किलोवाट टू 2 मेगावाट। जो रिन्यूएबल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, रिन्यूएबल माने जो एनर्जी हम दोबारा यूज कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट हो गए जैसे कि, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी को स्थापित करना है। विल बी सेटअप बाय इंडिविजुअल फार्मर, जो किसके द्वारा होगी, या तो एक फार्मर के द्वारा, या कोई कोऑपरेटिव, कोई पूरे ग्रुप के द्वारा, या पंचायत के द्वारा, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनके द्वारा स्थापित करी जाए, जिनकी कैपेसिटी क्या होगी, 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक। आप याद रखना आपको कंपोनेंट फर्स्ट में। ऑन देयर बैरन और कल्टिवेबल लैंड, उनके बैरन और अनकल्टिवेबल लैंड, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो गया है मेरे से, अनकल्टिवेबल लैंड होना चाहिए था, मतलब बंजर जमीन, और वो वाली जमीन जो कल्टिवेट नहीं कर रहे हैं वो, उस पर वो क्या 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 पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे, पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक की। द पावर जनरेटेड विल बी परचेज्ड बाय द डिस्कॉम। जो डिस्कॉम्स होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जो पावर जनरेट हो रही है पावर प्लांट्स के द्वारा, सोलर पैनल्स के द्वारा, वो कहाँ जाएगी, डिस्कॉम्स के पास जाएगी, और डिस्कॉम्स क्या करेंगी, फार्मर्स को फिर जरूरत के अनुसार दिया करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करा करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये बात। अब आता है कंपोनेंट बी की, क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप। कितने, 17.50 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप को वो लगाएंगे। सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप्स, वो वाले पंप जो सोलर पावर से चलेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब देखिए 2 वर्ड आएंगे यहाँ पर, एक आएगा स्टैंड अलोन और एक आएगा ग्रिड कनेक्टेड। स्टैंड अलोन का मतलब आप समझिएगा,
स्टैंड अलोन का मतलब ये हो गया कि पावर प्लांट्स सेटअप हो गया है पूरा, ठीक है, बट वो पावर प्लांट है, जो पावर के जो पैनल है, सोलर पैनल जो है, वो किसी ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो स्टैंड अलोन है, वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, समझ रहे? मतलब सोलर पैनल्स ने हीट का इस्तेमाल करके फोटोवोल्टिक मैकेनिज्म से क्या करा, बिजली बना ली और उसे कहाँ स्टोर कर लिया, अपनी अपनी बैटरीज में स्टोर कर लिया। तो जब रात में जरूरत पड़ेगी फार्मर्स को, रात में भी, अब रात में तो धूप है नहीं है, काम कैसे होगा, तो रात में उस बैटरीज की मदद से क्या करेंगे फार्मर्स, यूज कर लेंगे, पंप्स वगैरह चला लेंगे या जो भी उन्हें काम करना है XYZ, उसे हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फंक्शन। तो स्टैंड अलोन पावर, सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप उन्हें स्थापित कर रहे हैं, स्टैंड अलोन समझ गए। अब ग्रिड कनेक्टेड, और समझ लीजिए ग्रिड कनेक्टेड का मतलब क्या है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो किससे कनेक्ट है, वो एक स्टेशन तक जाएंगे, उनका कनेक्शन कहाँ होगा, ग्रिड के साथ होगा, मतलब तारों के द्वारा, जो सोलर पैनल्स हैं वो तारों के द्वारा कनेक्ट होगा, एक उसका स्टेशन होगा, जैसे हमारा होता है ना, बिजली का स्टेशन होता है हमारा, जहाँ पे ग्रिड होता है, पूरे पाइप तार लगे होते हैं, तार जुड़े होते हैं सारे, वहां से बिजली आ रही होती है, ग्रिड होता है वो। तो सोलर पैनल में जो बिजली बनी वो सारी कहाँ जाएगी, पहले ग्रिड में जाएगी, ठीक है। ग्रिड के बाद फिर डिस्कंपनी, जो वो डिस्कॉम्स होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं या कंपनीज होती हैं, सेंटर्स होते हैं, वहां से फिर बिजली मिलेगी फार्मर्स को, ठीक है। मतलब वो डायरेक्टली अपने स्टोर नहीं कर सकते अपने पास बैटरीज में, वो क्या होगी स्टोर, ग्रिड में जाके स्टोर होगी। जैसे कि हमारी बिजली है, बिजली कहाँ होती है, ग्रिड में, ग्रिड से आती है आपके घरों में, इस तरीके से काम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड। अब आप समझ लीजिए, कंपोनेंट बी की बात मैं कर रहा था, उसमें क्या था, इंस्टॉल करना था उन्हें 17.50 लाख सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप, ठीक है, जो स्टैंड अलोन टाइप के। इंडिविजुअल फार्मर विल बी सपोर्टेड टू इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर पंप ऑफ कैपेसिटी अप टू 7.5 हॉर्स पावर। जो सोलर पंप्स उन्हें लगाएंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 7.5 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है, एक यूनिट है, आप याद रखिएगा। जो सोलर पीवी यहाँ पे क्या है, फोटोवोल्टिक माने जिस मैकेनिज्म से सोलर धूप की मदद से ना बिजली बनती है, उसको हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक मैकेनिज्म। तो सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी इन किलोवाट इक्वल्स टू पंप कैपेसिटी इन HP। देखिए जो सोलर कैपेसिटी है, धूप की जो कैपेसिटी है, वो किसमें हम नापते हैं, किलोवाट में, वो किसके बराबर होनी चाहिए, पंप कैपेसिटी के बराबर में। मतलब कि जितनी कैपेसिटी पंप की है उतनी कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी होनी चाहिए। इजी है, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए कंपोनेंट बी में। अब कंपोनेंट सी में थोड़ा बहुत अंतर है, आप याद रखिएगा। सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप। यहां पे क्या हो रहा है कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चरल पंप का इस्तेमाल करा जाएगा, इंस्टॉल करा जाएगा। ऊपर क्या होता है, स्टैंड अलोन। अब यहाँ पे क्या 10 लाख लगाए जाएंगे ग्रिड कनेक्टेड, मतलब कि वही बात कि सोलर पैनल्स होंगे हर जगह, हर फार्म्स में, बैरन लैंड्स में, बट उसका कनेक्शन कहाँ हो रहा होगा, ग्रिड में जाके हो रहा होगा, ठीक है। इंडिविजुअल फार्मर विल बी सपोर्टेड टू सोलराइज पंप्स ऑफ कैपेसिटी अप टू 7.5 हॉर्स पावर। वही पंप की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 7.5 हॉर्स पावर। अब यहाँ पे क्या है, जो सोलर पीवी कैपेसिटी अप टू 2 टाइम्स ऑफ पंप कैपेसिटी। यहाँ पे जो सोलर कैपेसिटी होगी, मतलब सोलर कैपेसिटी मतलब बिजली बनने की जो कैपेसिटी होगी, वो पंप से दुगनी होगी। पंप की कैपेसिटी जितनी है उसकी दुगनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि पंप की जितनी हुई उससे दुगनी अगर हम बिजली बनाएंगे तो थोड़ी बहुत बचेगी। जो एक्सेस बिजली होगी वो कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, वो डिस्कॉम्स के पास चले जाएगी, मतलब कि ग्रिड में चले जाएगी। ग्रिड से फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वो हमें फिर फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएंगी। तो अब ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, स्टैंड अलोन और ग्रिड कनेक्टेड, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट इसके थे कुसुम स्कीम के। तो आप समझ गए होंगे कुसुम स्कीम के बारे में मैंने समझा दिया आपको, साइट्स के कॉप18 के बारे में मैंने आपको समझा दिया। जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर इसमें आपको कंपोनेंट्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, आपको मैं थोड़ा और डिटेलिंग दे सकता हूँ उसके बारे में। थैंक यू सो मच।